स्कूल का नाम रखा शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल, गांव कापड़ो, जिला हिसार। हमारी आज की जो विशिष्ट अतिथि है श्रीमती सुशीला जी सरपंच, और बहुत ही अपने भाव से विचारों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन भावनाएं बहुत अच्छी थी। बड़े भाई पूर्व सरपंच शैलेंद्र, जिन्होंने बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे भाव से संबोधित किया, और स्टेज का तो बिल्कुल चाला सा पाड़ रखा है। मैं आई, बहुत सारे स्कूलों में जाने का अवसर मिलता है, बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली तक के अटेंड करने का अवसर मिलता है, लेकिन इतनी गजब की स्टेज संचालन, मैं तो नहीं कहूंगी, चाहे फेरा की बात हो और चाहे स्टेज संचालन करानी हो, और चाहे किसी का घर में झगड़े होंगे हो तो वाली केस भाई ने बुला लियो, मेरी मैं गारंटी दूं, चाहे किसी का लड़ाई भी हो जावे, चाहे कितना ही गंभीर विषय हो, एक समझौता करा के उठेंगे। ऐसे स्टेज संचालक, और जिस स्कूल की परिकल्पना करी जहां पर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, मैं तो आज 3 नाम देके जाऊंगी भाइयों को, तीनों जो तिगड़ी हैं, अमित कुमार भाई, अनिल कुमार भाई, पवन कुमार भाई, मैं तो ये कहूंगी कि आप राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत शिक्षा संस्थान का निर्माण किया। आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। श्री सुरेंद्र डीपी जी, किशन कुमार डॉक्टर, दिलबाग सिंह जी, और स्कूल के सभी स्टाफ के सदस्य, जिन्होंने इससे खूबसूरत प्रांगण को सजो करके रखा है। और A to Z हरियाणा, चाहे गांव की कोई छोटी सी छोटी समस्या हो, चाहे समाज की कोई गंभीर मुद्दा हो, उसको बहुत ही अच्छे से अपने YouTube चैनल के माध्यम से रखने वाले भाई सोनू दलाल, मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई, मेरे छोटे बहन भाई, सभी को नमस्कार करते हूँ, प्रणाम करते हूँ। कई बारी गांव के अंदर जाना होता है, ब्याह शादी में भी बड़ा प्रेम मिलता है। सौभाग्यशाली हूं, एक आम परिवार में जन्म हुआ, संघर्ष करते करते आज पूरे देश की बेटी होने का सौभाग्य मिला। और इसी लाड प्यार में जब गांव में ब्याह का न्योंदा हुआ है, तो मैं ताई और से जाके पूछूं, ताई सुना कोई पुराना गीत? न बोली ये बेटी इन तो याद देखो नहीं। माताई कौन सा याद है? बोली यूं याद है, बोली मैं नंगड़ा का व्याधि। मारी ताई, मेरे ताऊ का 64 किले थे, जब तक ब्यान गए उस टाइम पर घोड़े थे, सारी चीज थी, और तो भी नुको नंगड़ा का व्याधि। आज मैं इन बच्चों को दिल से शुभकामनाएं देती हूं कि आने वाले समय में आप होनहार खिलाड़ी बनेंगे, होनहार डॉक्टर बनेंगे, होनहार इंजीनियर बनेंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूं, जो आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है, जो वास्तव में हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, जो हमारी हिंदुस्तान की, हरियाणा की संस्कृति पूरे विश्व में बताती है कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का दिल बसता है। ये बच्चों ने अपने विचारों में खोल करके रख दिया है। ब्याह की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जब मैं मेरी चाची ताइयों से पूछती हूँ तो उनके भी गीत याद नहीं है। मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ। मुझे आज जब मैंने स्कूल के अंदर एंट्री करी तो मैंने ये आभास हुआ कि मैं किसी ऐसी संस्था के प्रांगण में आ रही हूँ। मुझे वहां पर सकारात्मक विचारों की भावनाएं दर्शी। मुझे वहां पर ऐसा लगा कि ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी तरंगे, जैसे मैंने अपना कदम अपनी गाड़ी से नीचे रखा तो मुझे आभास हो गया था कि ये नाम से ही भगत सिंह स्कूल नहीं है, ये सच में ही एक अच्छी विद्यालय है, ये वास्तव में एक गुरुकुल की तर्ज पे बढ़ाई हुई संस्था है। आपने इस प्रांगण को जितने प्यार से सजोया है, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, भाई साहब कह रहे थे हरिकेश जी कि हम 1000 का संकल्प लेके गए हैं। मैं आपको कहती हूँ भाई साहब, अगली साल आपके 1500 बच्चे हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा कहना। एक भी बच्चों ने ऐसा कार्यक्रम
मैं बहुत सारे स्कूलों में, संस्थाओं में, गौशाला के प्रोग्रामों में, गांव के और भी काफी शहरों के बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाना होता है। लेकिन सच कहती हूँ, आत्मा से कहती हूँ, आज जो मैंने भगत सिंह, शहीद भगत सिंह स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है, वास्तव में कहती हूँ कि नंबर 1 परफॉर्मेंस है। मैंने ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं। क्या गजब की संस्कृति। मेरा सभी हरियाणा के कलाकार भाइयों से भी जुड़ाव रहता है, समाज के हर वर्ग से मेरा जुड़ाव रहता है। मैं कई बार कहती हूँ, भाई अच्छे गाने गा लो, यू क्यों ऐसा नंगा नाच नचान लागे, क्यों इस अपने देश की संस्कृति जो दामन पैर के चाची ताई टूम पैर के नाचा कर दी, बोला बहन जी सुनते नहीं है। तो मैं पूरे हरियाणा के कलाकारों को कहना चाहती हूँ, एक बार भगत सिंह स्कूल का आकर के कार्यक्रम देख करके जाएं। और मेरे जितने भी कैमरामैन भाई हैं, मैं चाहती हूँ कि पूरे गांव की जितनी भी चाची ताई बैठी है, गांव बैठा है, एक बार दिखाएं कि कितने प्यार से अच्छे विचारों को भी सुना जाता है। अच्छे विचारों को भी समाज सुनता है, लेकिन गाने वाला सुरीला होना चाहिए, गाने वाले को उसका ज्ञान होना चाहिए, गाने वाले को उस कला की पहचान होनी चाहिए। और दादा लक्ष्मीचंद कहते थे कि जिसको सुर और ताल की अगर समझ नहीं है तो वो बेसुरा कहानियां भी समाज सुनता नहीं है। अगर अच्छा गाने वाला है तो मेरा समाज सुनता है, अगर अच्छे विचार कहने वाले हैं तो मेरा समाज सुनता है। आज मैं जो कुछ हूं, मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं कि मैं एक विधवा माँ की बेटी हूं। आज आपके बीच में जो बोल रही है, ये अनीता कुंडू, ये कोई बड़े खानदान की बेटी नहीं है, ना मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता हूं, लेकिन हाँ, मैंने संघर्ष किया है। संघर्ष करना मेरी माँ और दादी ने सिखाया है। आज जो कुछ हूं, यहाँ पर अनीता कुंडू को नहीं बुलाया गया है, यहाँ पर बुलाया गया तो मेरे खून पसीने और मेरी मेहनत को बुलाया गया, मेरे संघर्ष को बुलाया गया। 12 साल की उम्र में पिता का इस दुनिया से जाना, 28 साल की मेरी माँ विधवा होकर के बेबस, लाचार, चारपाई पे बीमार, सब बहन भाई छोटे, घर की हालात बहुत खस्ता। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं कि ठाठ बाट भी देखे, 1991 में मेरे घर में फॉरेन ट्रैक्टर भी देखा, परिवार बस्ता भी देखा, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि पता नहीं समय कब बदल जाए, कब हालात, परिस्थितियां, चुनौतियां कब आ जाएं, कुछ नहीं पता चलता बेटा। जीवन के अंदर हमेशा संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा ही दौर मेरे जीवन के अंदर आया। मेरे पिता चाहते थे कि मैं मेरी बेटी को खिलाड़ी बनाऊं, मेरी बेटी को एक ऐसी मजबूत होनहार बनाऊं कि वो मेरे देश और समाज के लिए काम करे। उन्होंने हमारे को गुरुकुल की शिक्षा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे प्रांगण में शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। गुरुकुल कुंभाखेड़ा मेरा नानका है और गुरुकुल खरड़ की मैं स्नातिका रही हूं, वहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और वहां के दिए हुए संस्कार, स्वामी रतन देव जी का लगाया हुआ पौधा, आज जो कुछ हो, जितनी भी मैंने हिंदुस्तान या पूरे विश्व में 25 से ऊपर शिखर पर्वतों पर जाकर के अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला, तो वो गुरुकुल की शिक्षा द्वारा दिए गए विचारों से मिला, वो मेरे दादा दादी के दिए हुए संस्कारों की बदौलत मिला। सबसे पहले इंसान के दिमाग में विचार आता है और उसी विचार के ऊपर वो इंसान काम करता है। सबसे पहले घर में अगर कोई चाची ताई होगी, उसके दिमाग में विचार आएगा कि आज आंदे सांझा ने बड़का बाबू ने और आंदे कहूंगी कि न्यारी होंगी। पहले विचार आया और फिर उस विचार पर उस ताई ने काम कराया। बेचारा थका रहा है, चाहिए तो रोटी पानी, लेकिन सांझा ना करे खड़दू गाल दे नबली मने नहीं वेरा, मेरे पर नहीं पड़ता इतना कुंबा का काम, मैं तो इस न्यारी होकर बैठूंगी। क्या आया? एक नकारात्मक विचार आया और उस विचार ने पूरा कुंबा पाड़ के धर दिया। और इसी तरीके से एक पॉजिटिव विचार आता है, घर में चाहे खाने के लाले हो, हालात खस्ता हो, फिर
वो किस्सा याद आ जाता है मेरे को साई लकड़हारे का। उसका बाबू ने कहा है बिन्ना, बोला बेटा, बाबू की और बेटी की आपस में वार्तालाप होती है। नो बोली बाबू, बोला बेटा बाप का कर्म का खावे। बोली बाबू बहन है, मैं अपना कर्म का खाऊंगी। तो बाबू ने बोला देख लिए, फिर तुम अपना कर्म का खाओगी। तो साई लकड़हारे के शादी कर जाती है और बिना लकड़हारे के चली जाती है। जाकर के देखती है पढ़ी लिखी लड़की थी, राजा की बेटी थी। तो देखा लकड़हारा हर रोज लकड़ियां तोड़ तोड़ करके लाता था। शानी महिला तो बोले नो बता शाने, कहां से लेके आता ये लकड़ी? हिसाब लगा लिया। नु बोला मैं तो फलाने जंगल में से लेके आऊं हूं। तो नु बोला ये जो लकड़ी लेके आता है ये कितनी लेके आता है? नु बोला ले आता हूं कभी 10 किलो कभी 15 किलो। तो कौन से बढ़िया का बेच के आवा है? नु बोला फलानी नारनून की मंडी में फलाना बढ़िया है, मैं उसके बेच के आता हूं। और अपने पति को साथ में लेकर के और लकड़ियों का वो बरोटा लेकर के करके मर्दाना भेष बढ़िया के पहुंच जाती है और बढ़िया से पूछती है कि कितने सालों का ये व्यक्ति जो है ये कितने सालों से लकड़ी लेकर के आ रहा है? तो वो बढ़िया बताता है कि इतने सालों से। तो कहती कि बढ़िया सच बता दे, नहीं तो मैं सारी चीज निकलवा लूंगी। तो उस बढ़िया से सारा हिसाब करवा करके 90,000 कुछ रुपए बढ़ते हैं, आज के नहीं उस जमाने की बात कर रही हूँ। तो सारा हिसाब करके और आ जाती है और अपना सारा मैल मूल बढ़ा करके तैयार करके अपने पिताजी को बुलाती है और कहती है पिताजी आज बता बेटी आपके कर्म का खावे है या आपके कर्म का खावे है? तो मेरा कहने का भाव यही है कि एक सकारात्मक विचार चाहे वो महिला में आए चाहे वो पुरुष में आए, चाहे वो विचार किसी भी व्यक्ति के अंदर आए। जो भगत सिंह आज स्कूल देख रहे हैं, ये हरि सिंह जी जो मेरे साथ बैठे हैं, हरिकेश जी जो मुझे बता रहे थे, मैंने जैसे ही भी सुना कि मेरे पास ये तीनों बच्चे आए और कहा कि हम क्या करें, और इन्होंने स्कूल का एक विचार दिया और आज इस विचार पे इतनी खूबसूरत विद्यालय आज फल फूल रहा है। ये विचारों का कमाल है, ये विचारों की देन है। तो मेरी जितनी भी चाची ताई बैठी हैं, मैं तो एक बात और कहूंगी, जितना कापड़ो गांव बैठा है यहाँ पे और मेरी आवाज पूरे हरियाणा तक जाए, हमारे यहाँ जो डीजे की जो आज की जो संस्कृति आई है, मैं तो इसको घना सा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो बता के गए हैं ये सारे गीत मेरी चाची ताई भूल गई, आपस का प्यार प्रेम भूल गई, कोई रूस जाया करता उसको मनाना भूल गए, आपस में भाईचारा खत्म हो गया है। आज ऐसा नंगा नाच आ गया है कि हमारे बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। हम सब जितने भी समाज के लोग बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चों को अच्छा माहौल दें, हम बच्चों को अच्छे गांव का माहौल दें। लेकिन मुझे विश्वास है ये भगत सिंह स्कूल सिर्फ गांव कापड़ों का ही नहीं, पूरे आसपास जितना भी नारनौंद हल्का पास में बसता है, ये पूरे इलाके को जागृत करेगा। और जो गुरुकुल की शिक्षा मैंने ग्रहण की है वही झलक मुझे यहाँ से आई और मुझे विश्वास है कि दोबारा से ये गुरुकुल की शिक्षा गांव गांव तक पहुंचेगी, अच्छे बच्चे होंगे। आप अपने बच्चों को बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बचपन छोटी सी घर में बीता, घरा छोटा सा रेडिया और सांझा ने आवाज आती थी, मेरे ताऊ जी कहते थे अनीता बेटा 6 बजने से पहले रोटी पानी बना लेना। आज कोटा में तेल नहीं आ रहा था, मैं गांव में गया था, हम खेत में रहते थे कि सामने दिया जलाने के लिए तेल नहीं है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ। लेकिन एक घर में छोटा सा रेडिया था और उस रेडियो के अंदर शाम को रागनी आती थी, थारी पसंद प्रोग्राम आता था, खेती बाड़ी से संबंधित प्रोग्राम उसमें आते थे। जैसे वो रागनी आती थी तो उसमें एक रागनी बहुत ज्यादा आती थी, अनपढ़ का जमाना बाबू पाछे जा लिया, जाऊंगा स्कूल में गढ़ा काल पा लिया। उस रागनी की वो 2 लाइनें मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि बेटा
तेरी दादी जी ने हमारे को स्कूल में नहीं जाने दिया। अगर स्कूल में जाने देती तो शायद मैं भी पता नहीं आज किस फौज का अफसर होता। तो शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां पढ़े और मैं मेरी अनीता बेटी को तो ये चाहता हूं कि वो ना शादी करे, वो देश और समाज के लिए काम करे, देश को जगाने के लिए काम करे, देश की जागरूकता के लिए काम करे। शाम को मंगलवार के दिन 8 रागनी आती थी। जैसे मी की बाट देखा करा, जेठ का महीना हो, शिकर दुफारी हो और ऊपरा न लखाओगी मेरी कोई काकी ताई ने कहोगी ये राम कोई बादल तो दिखा जे। इसी तरीके से हर मंगलवार को हम इंतजार करते थे कि वो 8 रागनियां आएंगी और उसमें सुभाष चंद्र बोस का किस्सा, भगत सिंह का किस्सा और वो विचार मेरे अंदर ऐसे कूट कूट के भरे कि जब भी मेरे जीवन के अंदर संकट आया, 12 साल की उम्र में पिता का जाना, घर में खाने के लाले, परिवार का बिखर जाना, सब छोटे बहन भाई मां चारपाई पे, मेरे सामने ऐसी चुनौतियां रही और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ मेरे समाज के लोग बैठे हैं। जब भी किसी बेटा बेटी का पिता इस दुनिया से चला जाता है तो समाज उस बेटा बेटी को, चाचे का उस बेटा बेटी को अगर मेरे जैसी आई तो गात में थोड़ी गुंजाइश हो तो एक बात सबसे पहले आती है, क्यों ना बड़ी बेटी है हाथ पीड़े कर दिए जाए। कई बार कह देते हैं सोनू भाई जैसे भाई कि बहन जी 25 से ऊपर पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट के 3-3 4-4 अभियान किए, इतनी ऊंचाई पर आप चढ़ी हैं, आपने इतना बड़ा इतिहास रचा है। मैं आज बता देना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से कि सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट मैंने उस दिन चढ़ा था जिस दिन मेरे पिता की 13वीं हुई। उस 13वीं के बाद सारा कुटुंबा परिवार रिश्तेदारी इकट्ठी हुई और एक ही प्रस्ताव रखा गया। मैंने सोचा कि ये बात चर्चा होगी कि कहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, खर्चा कैसे उठाया जाए, मेरी माँ का कैसे इलाज करवाया जाए, ये चर्चा होगी। लेकिन चर्चा कुछ दूसरी थी। चर्चा ये थी कि बड़ी बेटी है क्यों न पीड़े हाथ कर दिए जाए। चलो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि रिश्ता भी ऐसा कि साड़ा का साड़ा, जो सबसे अटका हुआ रिश्ता, वो एक गरीब का किसी का बच्चे का अगर पिता मर जाए, अगर पिता इस दुनिया से चला जाए तो मेरा समाज उस गरीब बच्चे के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ के लेके आता है कि वो सारी उम्र संघर्ष करके मर जाती है, लेकिन वो बेटी कभी उभर नहीं पाती, वो अपने सपने नहीं जी पाती। ये ताड़ी बजाने की बात नहीं है, ये मैं अपने दर्द बयां कर रही हूं, मैं ये दर्द बता रही हूं कि कोई भी अगर उस बच्चे के पास आकर के उसकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है, वो बच्चा एक ही बात चाहता है। मैं उस दिन अगर मुझे कोई पूछने वाला होता तो मैं एक ही बात कहती कि मैं अपनी माँ का इलाज करना चाहती हूँ, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार की मजबूती बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा, जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये बात मैं उनको प्यार से भी कहना चाहती थी, लेकिन ये बात मैंने रानी लक्ष्मीबाई का रूप अपना करके कही। और मैं आज इस मंच से एक बात कहती हूँ कि 15 साल तक मेरे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आया। जब मैंने पहली बार उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा लहराया, तब जाकर के मेरे फोन पे जितनी भी कॉल आई, सबसे पहले उन रिश्तेदारों की आई जो कभी आकर के मेरे घर में ये नहीं देखा कि हमने आला खाया या सूखा खाया, हम किस तरीके से रहे। कामयाबी आपको जब दुख आता है, वो आपको अपनों का, कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, समाज कितना साथ देता है, कितना आपके साथ खड़ा रहता है, ये दुख आपको सिखाता है। कई बार हम कह देते हैं कि सुख अच्छा है। मैंने एक दिन मेरी माँ चूल्हा लिपा थी, अरे बैठे बैठे गरा मारी माँ, सुख अच्छा हो या दुख अच्छा हो है। पहले तो हंसी, फिर मैं बोली सुख का भी किमें अच्छा हो है, अच्छा तो दुख का हो है। मैंने कहा दुख कैसे अच्छा है? ने बोली दुख ये सिखाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और दुख ये सिखाता है कि आपके अंदर शक्ति कितनी है, आप कितने आत्मबल से भरे हुए हैं, आप कितने मजबूत हैं,
आप कितनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये दुख सिखाता है, जो दर्द अंदर से पैदा होता है वही कामयाबी रचता है। अनीता बेटा, आज जो कुछ हो ये सिर्फ दर्द के कारण हो। अगर आपके सामने सुविधाएं होती तो आज आप अनीता कुंडू के नाम से नहीं जाने जाते। ये सब जितनी चुनौतियां आई है उनकी बदौलत हो। और मैं जितने भी मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, जितनी भी मेरी मातृशक्ति और मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जितना पसीना आप बहाएंगे, जितना संघर्ष आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना ही सोना तपता है। कोयला जब दब जाता है, कोयला जब वर्षों तक दबा रहता है, तब जाकर के हीरे के रूप में बाहर निकलता है। और इसी तरीके से इंसान, आज मैं जितने भी ये मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, ये मेरी चाची ताई वो कह रही थी, पीछे हंस रही थी वो लड़कियां कि हमने बुलाए लंबे लंबे बोलने बोलने आएगी। अगर पिज्जा बर्गर खुआओगी तो बोलने बोलने आओगे। ये हरियाणा है, ये हरियाणा की धरती है, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। अगर चाहती हो कि जमाई बढ़िया हो, जमाई लंबा तकड़ा हो, तो अपने बेटों को अच्छा खान पान खिलाएं, अपने बच्चों को अच्छी मेहनत करना सिखाएं। जितना पसीना बहाएंगे, जितनी अच्छी डाइट खाएंगे, उतना मजबूत ये शरीर बनेगा, उतना मजबूत ये आत्मा बनेगी। आज आपके सामने जो बोल रही हूं, जो संघर्ष किया है, ना कभी कैप्सूल खाया है, ना कभी प्रोटीन खाया है, ना कभी कोई दवाई का सहारा लिया है। जितने भी पर्वत चढ़े, मेरा खेल ऐसा खेल है, कुश्ती में 3 मिनट के उनका सेशन होता है, 4 मिनट या 3 मिनट का। सारा ही मेहनत 3-4 मिनट की होती है, सारा खेल 10, 12, 15 मिनट का होता है। लेकिन मेरा जो खेल है, 2-2 महीने उन पहाड़ों पे तपस्या करना, बिना ऑक्सीजन के रहना, और वहां पर इस तरीके से कि जहां पर मैं हरियाणा की बेटी, जहां लस्सी और दूध दही का खाना, उस पर मेरा कुछ देखा नहीं। सुबेरे टिंडी घी रोटी बदल के खाना, और वहां ग्रीन टी, ब्रेड, कभी बीमार हुई जब भी मैंने ब्रेड नहीं खाई। ऐसी हालात में संघर्ष करना आप कल्पना कर सकते हैं। और वो माइनस टेम्परेचर, मैं हिसार जिले की रहने वाली बेटी, और वहां पर माइनस में -50, कई बार -60 भी हो जाता है, और यहाँ पर +50 में रह करके और -50 में काम करना, ये कहने और बोलने में बहुत अंतर है। बहुत सारी चुनौतियां सामने रहती हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, अगर आपका संकल्प मजबूत है, अगर आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, अगर आपके संकल्प में आपने ठान लिया है कि मैं सपने को पूरा करके रहूंगी। जब मैं पहली बार अपने खेल के हाथ लगाया तो बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि ये खेल बहुत चुनौतियों भरा है। मेरे डीजी हरियाणा के दलाल साहब ने कहा कि अनीता बेटा, ये खेल बहुत महंगा है और आपको परिवार की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत मजबूत कड़ी है परिवार की, इसमें मौत भी हो जाती है। तो मैंने मेरे डीजी साहब को कहा कि सर, मैं समझती हूँ सभी चुनौतियों का, लेकिन मैं मेरे समाज और मेरे देश को वही करके दिखाना चाहती हूँ जो मैं ठान लेती हूँ, तो मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। तो मैंने ऐसे खेल के हाथ लगाया जिस खेल को खेलते हुए सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, शारीरिक मेहनत ही नहीं लगती, वहां पर मौत भी हो जाती है। लेकिन मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा खेल जिसमें जितने भी खेल हैं, चाहे वो रेसलिंग है, कबड्डी है, कुश्ती है, सब में करोड़ों रुपए सरकार देती है, लेकिन मेरे खेल में 1 रुपया भी सरकार नहीं देती है। आप सभी कहेंगे कि रुपया आया कहां से? मेरे एक मिशन पे कम से कम 50 लाख रुपए लग जाते हैं। मेरी जितनी चाची ताई बैठी है, मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, ये सब चीज अभाव से पैदा होती है। मैंने बोलना सीखा, मैंने संघर्ष किया, और ये छोटा सा मोबाइल जो भाई ले रहा, इस मोबाइल पर अपनी स्पीच देनी सीखी, और मैंने जनता में बीच में जाकर के बोलना सीखा, भाषण देने सीखे, और भाषण देती देती मैं कंपनियों तक पहुंच गई। बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी स्पीच देने के 1-1 घंटे के 5-5 लाख रुपए कमाए और अपने खेल पे लगाए और अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया।
कई बार हम सोच लेते हैं कि मेरा गरीब जाति में, गरीब परिवार में, घर में खाने के लाले ऐसी जगह पे जन्म हो गया है। मैं एक बात कहती हूँ, जहाँ अभाव में जन्म होता है वो बच्चा बहुत लकी होता है। जब सब कुछ परोसा हुआ मिल जाता है, थाली में मिल जाता है, इंसान आलसी हो जाता है। जब उसको पता है कि खाने के लिए कमाना पड़ेगा, अगर मैं उठूंगा नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, अगर मैं खेत में नहीं जाऊंगा तो 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, तो वो इंसान कमाना सीख जाता है। हमेशा अभाव ही एक ऐसी पाठशाला है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है, जो आपकी भूख को शांत करती है, जो आपके सामने चुनौती भी खड़ी करती है। और जब आप उन चुनौतियों को पार करते हैं तब जाकर के आप एक असली नेता और अभिनेता बनते हैं। नेता एक राजनीति का नहीं होता है, नेता वो होता है जो विकट परिस्थितियों में आगे बढ़ते हुए, जो विपरीत से विपरीत हालातों में आगे बढ़ते हुए अपने देश और समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर के उभरता है, वही व्यक्ति एक नेता होता है। आज मैं बात करूं, हमारे देश की राष्ट्रपति एक ऐसी महिला जिसका एक आम परिवार में जन्म हुआ, समय का पता नहीं था, पति इस दुनिया से चले गए और पति के साथ साथ 2 बेटे थे, दोनों वो भी चले गए। लेकिन उस महिला ने अपने साहस को, अपने मनोबल को ऊंचा किया और अपने देश के लिए काम करते हुए, समाज के लिए काम करते हुए आगे बढ़ी और वो एमपी भी रही, एमएलए भी रही और आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ऐसे पद को सुशोभित कर रही है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि इतिहास गवाह है, आज तक इतिहास में किसी भी धन वाले का नाम नहीं हुआ है। पन्नों को इतिहास में जिसको भी पढ़ा जाता है उस व्यक्ति को पढ़ा जाता है जिसने संघर्ष करते हुए इतिहास रचा है। चाहे वह सुभाष चंद्र भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु सुखदेव हो, चाहे वो उधम सिंह हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, इतिहास उन महान विभूतियों का भरा हुआ है। मैं जितनी भी मेरी चाची ताई बैठी हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, श्याम की चर्चा चुगली छोड़ के कौन कड़त केले के आई, किसने क्या किया, छोटी बातों को छोड़ करके अपने बच्चों को इतिहास की बातें बताया करो कि कैसे हमने ये आजादी मिली। जब हरियाणा 1966 में बना और हरियाणा जब बना तो बड़े बड़े टीले थे। जब मैं किसी चाचे ताऊ के पास, बड़ों के पास बैठ जाती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि अनिता बेटा बड़े बड़े टीले होते थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। 1966 में ये हरियाणा ऐसा नहीं था जो आज हम भगत सिंह स्कूल में बैठ करके इतना प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद ये हरियाणा आज हरा भरा बना है। आज इस हरियाणा का आनंद उठा रहे हैं जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग मंडासे वाले बैठे हैं, ये उनकी बदौलत है। उन्होंने झाड़ काट काट करके गंडासे के अंदर इस हरियाणा को हरा भरा बढ़ाने का काम किया है। ये सारी मेहनत उनकी है, हमारी मेहनत नहीं है। आज हम उनकी मेहनत पर आज आनंद ले रहे हैं। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है। भाई साहब कह रहे थे कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करो। मैं आप सभी जितने भी छोटे बच्चे हैं, मैं आप सभी को ये बात कहना चाहती हूँ कि 1 घंटा अपने दादा दादी के पास जरूर लगाया करो, क्योंकि गूगल पे सिर्फ ज्ञान मिलता है, गूगल के ऊपर सिर्फ ज्ञान मिलता है, अनुभव तो ठोकरों से मिलता है। ये अनुभव आपको बड़े बुजुर्गों से मिलेगा जिन्होंने ठोकरें खाई है। अगर आप किसी से पूछेंगे, किताबों में मिल जाएगा कि चाय ऐसे बनाई जाती है, लेकिन चाय जब तक 100 बारी नहीं बना लेते तब तक अच्छी चाय बनानी नहीं आती है। जब तक टोपियां उठा के कई बारी टोपियां नहीं चढ़ा लेते, चाय पत्ती कम ज्यादा नहीं डाल लेते, तब तक चाय बनानी नहीं आती है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा अंतर है। आज इस जो ये स्कूल है, मैं तो ये कहूंगी कि भाई मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ, मेरा ये अपना परिवार है। आप मुझे आधी रात को भी याद करेंगे, मैं तब भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़ी हूँ, क्योंकि आपके जो विचार हैं, सच कह रही हूं, आत्मा से मेरे जो विचार, जो मैं वहां बैठी बैठी सोच रही थी कि आपने जो पौधा लगाया है और आप जो विचारों का समावेश कर रहे हैं बच्चों के अंदर, अपनी संस्कृति को, मैं हर मंच पे बोलती हूं
कि इंग्लिश जहां भी जाती हूं तो किसी भी स्टेज पर चले जाओ, सब प्राइवेट स्कूलों में लगभग में इंग्लिश की रामायण कहानी बनाए रखा है। मैंने कहूंगी भाई अपनी बात हरियाणवी में मजा आवा है। ये इतनी चाची ताई बैठी है, इन्हें इतना मजा आया है। आज तो नुहरी अर्जुन सारी थकान, जितनी भी थकान थी सारी पूरी होगी, क्योंकि अपनी बोली में जो बातें होती है, अपनी बोली में जो भाव व्यक्त किए जाते हैं वो एक अलग ही होते हैं। तो मैं भगत सिंह फूल को बधाई देती हूँ कि आपने अपनी बोली, अपनी संस्कृति को सजो करके रखा है। और जितने भी बच्चे हैं, मैं अभी ये दोनों बेटियां स्टेज पे खड़ी थी, जब इनके दोनों के कदमों को देख रही थी, आपने कॉन्फिडेंस भी बड़ा चूर चूर के भर रखा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपने बच्चों के अंदर वो विचार और वो संस्कार और वो आत्मविश्वास और वो साहस पैदा कर रखा है। मुझे विश्वास है ये बेटियां जिस घर में जाएंगी, जहां पर शादी होके जाएंगी, जहां पर सर्विस करेंगी, जिस भी फील्ड में जाएंगी, तो इस भगत सिंह विद्यालय का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। और मैं कहूंगी कि ये विद्यालय आने वाले समय में विद्यालय नहीं, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी तक जाएगा, अगर आप इन्हीं विचारों पे आगे बढ़े। दिया आज का बोला मेरा डायरी में लिख करके जाए, क्योंकि विचार ही सबसे बड़ी पावर है, विचार ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक किसान एक विचार लेकर के जाता है खेत में और बीज बो करके आता है, और वो ताई कहती घर आकर के कि भले आदमी आज कितना सारा बीज गेड़ के आया है, नुबला जितना था सारा गेड़ आया, और मुझे विश्वास है इस परमात्मा पे, मुझे आस है इस लीले तंबू वाले पे कि ये बहुत घना देवेगा। ऐसा विश्वास करके ये परमात्मा पर किसान जाता है। और परमात्मा वो धन्ना सेठ की वो कहानी मुझे याद आती है कि जहां पत्थर बो करके आया था और पत्थर बोने के बाद वो तुम्बे लगे और इतना सारा परमात्मा ने दिया। मेरा कहने का भाव यही है कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर वो विचार भरेंगी, वो शक्ति देंगी, वो विचारों की शक्ति अगर आपने बच्चों को दे दी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, इन्हीं में से भगत सिंह पैदा होंगे, इन्हीं में से राजगुरु पैदा होंगे, इन्हीं में से भीमराव अंबेडकर पैदा होंगे। तो आज इस स्कूल के प्रांगण में आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन माफी चाहूंगी, जाने से पहले मेरा मन था कि पूरा प्रोग्राम देख के जाऊं। मैंने कोई प्रोग्राम ले भी नहीं रखा था, लेकिन कई भाई हाथ जोड़ लेते हैं कि अनीता बहन जी आना पड़ेगा, आपने हमारे प्रांगण में। अभी मैं हिसार विश्वास स्कूल में जाऊंगी, उसके बाद शाम का कार्यक्रम बालक का है, तो मैं बालक का कार्यक्रम अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इतने सारी भागा दौड़ में मेरा मन ये था कि मैं पूरा कार्यक्रम देख के जाऊं। और भाई ने कह रहा था अभी लाडू भी बना रखे हैं, खैर मेरे सामने तो रखे थे, लेकिन मेरी चाची ताई भाई सारे चाची ताइया ना, इसलिए मैंने लाडू नहीं खाया गया, मेरे पर कल पकाया कौन जा। दूध तो मैं जरूर पीगी, नहीं तो हमें बुरा मान जाओ, लेकिन जितनी भी मेरी चाची ताई बैठी है, भाई जान जोड़ी लाडू जरूर दे दियो। हाँ, इस बात का मेरी तरफ से ताई चिंता ना करो, लाडू जरूर खा के जाइयो। तो जितना भी परिवार है सभी को मैं बधाई देती हूँ। लेकिन मेरे सुरेंद्र भाई की बात और याद आएगी सामने दिन के, मेरे कान में कह के गए थे कि बहन जी नशा बहुत बढ़ गया है, कापड़ो गांव में चिट्टा नशा बहुत ज्यादा आ गया है। भाई ये तिगड़ी जो खड़ी है, जिन्होंने भगत सिंह स्कूल को खोला है, मेरा विश्वास है कि ये जो संस्कारित बच्चे गांव में जाएंगे, जितने भी परिवारजन हैं, सब मिलकर के काम करेंगे, तो ऐसा मेरा मानना है कि कापड़ो गांव में नशा नहीं रहेगा। और ये सच्चाई भी है। आज शैलेंद्र भाई चिट्टा इतना बढ़ गया है कि आज पता नहीं चलता, पहले दारू का तो पता चल जाया करता, ताई कहा करती मूत पी के आ गया, लेकिन आज ये ऐसे नशे आ गए हैं, इन नशों का पता नहीं चलता ये नशे कैसे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का जो सर्कल है उसको जरूर चेक करें, संगत में कैसी में रहते हैं। बच्चा इतनी देर घर से बाहर क्यों रहा, बच्चे ने ये टाइम लगाया कहाँ पर, ये हमारी ड्यूटी बनती है। स्कूल बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन परिवार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चे का टाइम टेबल जरूर बढ़ाएं और बच्चे से पूछें कि 5 बजे के बाद बाहर कहाँ थे, किसके साथ बैठे थे, कहाँ बैठे थे, किस माहौल में थे। अगर आप इतनी सी ड्यूटी पुगा देंगे तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ समाज से नशा खत्म हो जाएगा और हमारे बच्चे अच्छी दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये मेरे से गुजारिश की थी
सुरेंद्र भाई ने जो डीपी है सरकारी स्कूल में कि बहन जी नशे पे जरूर बोलना, तो मैं जरूर कहूंगी कि डीजे और नशा जरूर इस चीज के ऊपर विचार करना, क्योंकि हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारा हरियाणा बहुत अच्छा है, हमारे रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, हमारे परिवार बहुत अच्छे हैं। बस हमने उनको दोबारा से अपनी संस्कृति को एक बार बच्चों को बताना है, उसको आगे बढ़ाना है। इतना सा मैं आपसे विश्वास करती हूँ, इतना सा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।